टारगेट पर ट्रंप थे, और अगर टारगेट पर ट्रंप थे तो क्या हमलावर ईरान था या कोई और है जो ईरान के नाम पर खेल कर रहा है? तो क्या एयरफोर्स वन इतना सिक्योर नहीं है कि ईरान के हमले का जवाब दे सके? आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या के पीछे का खेल क्या है? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। टीवी 9 की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। आप लगातार ये खबर तो सुन ही रहे होंगे कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रची गई थी और किस तरीके से उन्हें टर्की से बाहर निकाला गया था, एकदम फिल्मी अंदाज में। मतलब कहानी सुनकर तो आपको लगेगा जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने जो खास विमान है एयरफोर्स वन, जिसको लेकर 1 दर्जन से अधिक हॉलीवुड मूवी बनी है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो प्लेन है एयरफोर्स वन, उस पर आप मिसाइल से हमला करें या टैंक से गोली चलाएं या किसी भी तरह से हमला करें, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद जब डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन पर चढ़े तो उस समय दरअसल उस पर से वो चुपके से उतर गए और फिर वो किसी और प्लेन से गए। तो ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में ईरान इन्हें मारने वाला था या फिर ईरान के नाम पर कोई और निशाना लगाने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इसी खबर के साथ कि जैसे ही ये खबर पूरी डिटेल में अमेरिकी अखबारों में छपी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए टर्की गए थे तो उस वक्त अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ये कहा कि बॉस आप पर तो अभी हमला करने वाला है, ईरान हमला करने वाला है। ये ठीक वही वक्त था जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक करने की तैयारी कर रहा था और जाहिर है कि ईरान में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और गुस्सा होना वाजिब भी है, क्योंकि 28 फरवरी के हमले में, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी साहब नहीं रहे। उसके अलावा जो अभी मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुस्तबा खमनेई, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और मुस्तबा की पत्नी, उनकी मासूम बच्ची समेत ईरान की जो एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ईरान को गुस्सा हो, और फिर जब अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है तो जाहिर है कि भाई ट्रंप उनके निशाने पर रहेंगे। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हिट लिस्ट में रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष हिट लिस्ट में रहते हैं और अमेरिका की तो दुश्मनों की कमी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या वाकई में टारगेट पर ट्रंप थे, और अगर टारगेट पर ट्रंप थे तो क्या हमलावर ईरान था या कोई और है जो ईरान के नाम पर खेल कर रहा है? तो इसको आप सिलसिलावार ढंग से इस तरह से समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस प्लेन से जाते हैं, जिसे एयरफोर्स वन कहा जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बारे में अमेरिकी सरकार, अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां बहुत बढ़ चढ़ कर दावा करती है। वो तो यहाँ तक कहती है कि वो चलता फिरता एक बेस है, मिलिट्री बेस है, यानी कि अगर उस पर कई तरफ से भी अगर फाइटर जेट से हमला हो या फिर मिसाइलों से हमला हो या फिर टैंक से गोले चले, तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बाल भी बाका नहीं बिगड़ने वाला है, नंबर 1 बात। और जो दूसरी बात है कि जब एयरफोर्स वन चलता है तो ऐसा नहीं है कि खाली एयरफोर्स वन चलता है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप साहब को टर्की से जब अमेरिका वापस जाना था तो वो टर्की के किसी नॉर्मल फ्लाइट में जाकर टिकट लेते और फिर वो जाते और रास्ते में उनके साथ कोई कांड हो जाता। ऐसा तो है नहीं, वो तो एयरफोर्स वन से चढ़ रहे थे। तो क्या एयरफोर्स वन इतना सिक्योर नहीं है कि ईरान के हमले का जवाब दे सके? या फिर एयरफोर्स वन में जिस समय प्रेसिडेंट ट्रंप चढ़े, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस वक्त ट्रंप साहब एक और प्लेन से जाने वाले थे। आपको याद होगा कि जब पिछले साल ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया था और उस वक्त कतर ने उनको एक प्लेन गिफ्ट किया था, जो कि ट्रंप बहुत गर्व से कहते हैं कि $400 मिलियन का ये प्लेन उनको गिफ्ट किया गया और अब वो एयरफोर्स वन की जगह ले चुका है। तो उस प्लेन में पहली बार वो इंटरनेशनल विजिट करने वाले थे,
लेकिन हुआ ये कि उस प्लेन में वो नहीं चढ़े। उस प्लेन की जगह पर उस प्लेन को अमेरिका से ब्रिटेन लाया गया। लंदन में वो प्लेन इंतजार करता रहा। टर्की से एयरफोर्स 1 पर सवार होकर वो लंदन पहुंचे, ऐसा आधिकारिक तौर पर बताया गया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक इसमें एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ यूं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 पर सवार होते हैं तो जिस गेट से वो सवार होते हैं उसके अपोजिट वाले गेट से उनको चुपके से उतार लिया जाता है। यानी कि दुनिया की नज़र में, मीडिया की नज़र में ट्रंप एयरफोर्स 1 पर सवार थे, लेकिन असल में वो एयरफोर्स 1 पर थे ही नहीं। और फिर उनको पीछे वाले गेट से, अगर मैं कहूँ या कहूँ कि पीछे के दरवाजे से ट्रंप साहब बाहर निकलते हैं। एक वहाँ पर ट्रक रहती है, उस ट्रक में उनको बिठाया जाता है। फिर कुछ 100 मीटर दूरी पर रनवे पर एक दूसरा मिलिट्री प्लेन वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। उस प्लेन पर उनको बिठा के उनको वहाँ से लंदन ले जाया जाता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा सुरक्षित वो एयरफोर्स 1 में थे। तो पहली बात तो यही है कि क्या ऐसा सच में था कि ईरान हमला करने वाला था प्रेसिडेंट ट्रंप पर और अमेरिकन सुरक्षा एजेंसियों को एकदम सही समय पर जानकारी मिली और उन्होंने अपने राष्ट्रपति को बचा लिया। देखिए, थियोरिटिकली ऐसा मुमकिन है क्योंकि ईरान के हिट लिस्ट में तो वो है ही। ईरान तो खुलकर कहते हैं कि वो बदला लेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर ऐसी बात थी तो एयरफोर्स 1 सबसे सुरक्षित जगह था टर्की से लंदन तक जाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया, जबकि वो ज़्यादा बड़ा रिस्की था। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया है, बल्कि अगर आप देखें तो अमेरिका के इतिहास में वैसे तो कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन अब्राहम लिंकन से लेकर जॉन एफ कैनेडी तक 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन पर जब जानलेवा हमला हुआ तो उसमें वो मारे गए। यानी कि 4 ऐसे राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं अमेरिका में जिन पर हमला हुआ और जिसमें उस हमले में उनकी मौत हो गई है। उसमें से सीक्रेट सर्विस जो अमेरिका की राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिस पर जिम्मेदारी है, उनके आने के बाद से वो आखिरी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। और हालत यह है कि आज भी अमेरिका में और दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस है कि उसके पीछे किसकी साजिश थी। बल्कि ट्रंप साहब भी जो इस बार चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि कैनेडी से के एसेसिनेशन से संबंधित जो फाइल्स है वो हम सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि अमेरिका की जनता और अमेरिका समेत दुनिया भर में एक बड़ा तबका है जिसका मानना है कि हमलावर असली वो नहीं था जिसको पकड़ा गया, बल्कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां CIA और दूसरे लोग शामिल थे। तो अमेरिका में ये खेल चलता है, इसका सबसे बड़ा गवाह तो यही है। दूसरी बात, आपको 9/11 तो याद ही है कि 9/11 में जिस तरह न्यूयॉर्क में 2 ट्विन टावर जो है सो ध्वस्त हो गए जब उस पर फ्लाइट से अटैक किया गया। उसको लेकर भी अगर आप देखें तो घटना के इतने सालों बाद भी लोग मानते हैं और उनके दावे में बेबुनियाद दावे नहीं है कि उसमें भीतर से अमेरिकन शामिल थे। मतलब उनका मानना यह है कि इसमें CIA और मोसाद जैसे एजेंसियां शामिल हैं। सही गलत जो भी हो वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा तबका जो ट्रंप को सपोर्ट करने वाला है वो तक ये मानकर चल रहा है कि 9/11 के पीछे में असली गुनहगार कोई और था। बस जंग शुरू करनी थी, तो जंग शुरू करने के लिए इससे बेहतर क्या होता कि आप को एक दुश्मन हो। तो अमेरिका को एक दुश्मन समय समय पर चाहिए होता है ताकि उसके नाम पर वो युद्ध कर सके। वैसे तो आपने देखा है कि जब इराक पर हमला करना था तो कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन सद्दाम हुसैन मार दिए गए, फांसी पे चढ़ा दिए गए, उनकी सरकार उखड़ गई, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर मुर्गी के अंडे मिले। उसी तरह से लीबिया के शासक गद्दाफी को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। सीरिया के शासक बशर अल असद को लेकर कहा गया कि उन्होंने केमिकल वेपन बना दिया है और अब कुछ मिला नहीं वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के नैरेटिव को वो पैदा करते हैं, फिर उस देश में सेना भेजते हैं, फिर वहाँ पर आक्रमण होता है। तो इसके लिए वो कई बार दुश्मन चुनते हैं। लेकिन अगर बाहर का दुश्मन नहीं मिले तो अमेरिका में ये प्रथा भी है कि कई बार वो अपने घर में कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको बाहर में एक दुश्मन मिलता है। और इसी थ्योरी के आधार पर 9/11 को लेकर बार बार ये शक जताया जाता है।
और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर आज भी, बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कैनेडी के परिवार से हैं और उन तक का मानना यही है कि अमेरिकी सरकार ने असली सच को छुपा के रखा है। तो अब इन सब बैकग्राउंड को बताने के पीछे का मेरा पर्पस ये था कि आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या के पीछे का खेल क्या है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले दिनों खूब कह रहे हैं कि मुझ पर ईरान हमला करने वाला है, मुझ पर ईरान हमला करने वाला है, मैं मरने से नहीं डरता। लेकिन आप सोचिए, अगर ईरान ने सच में हमला किया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप पर और प्रेसिडेंट ट्रंप मारे जाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद तो फिर अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान से लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज वो ताकत के साथ नहीं लड़ रहा, लेकिन तब की बात ये होगी कि वो कहेगा देखो मेरे प्रेसिडेंट को मार दिया, अब मैं इस पर एटम बम का इस्तेमाल करूंगा वगैरह वगैरह कुछ भी। फिर वो पूरी एक्सट्रीम लिमिट के साथ जाएंगे। मुझे लगता है कि ईरान ऐसा क्यों करेगा? ईरान इस तरह का कोई हमला करके ये चीज़ जानबूझकर आफत क्यों मोल लेगा? पहली बात यह है, हम ईरान को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन जाहिर है कि ईरान का तरीका भी वही हो सकता है जैसा जॉन एफ कैनेडी या किसी दूसरे मामले में हुआ है, कि ताकि ना कन्फर्म किया जा सके ना डिनाई किया जा सके कि मारा किसने है। लेकिन यहाँ जो दूसरी एक और बात आती है कि अगर आप इतिहास भी उलट कर देखें तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या का मसला हो या अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले की बात हो, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर तो खुद ही 2 बार बहुत सीरियस हमले हुए। एक बार जब इलेक्शन के दरमियान बटलर में पिछले साल जुलाई में जब उन पर अटैक हुआ था, तब तो आपको याद ही होगा कि कनपट्टी से गोली छू कर निकली थी, तो उस समय बाल बाल वो बचे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर ज़्यादातर हमले जो हुए हैं वो हमले अमेरिका के भीतर हुए हैं। अमेरिका के बाहर का एकमात्र उदाहरण मुझे याद है कि जब जॉर्ज बुश 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो जॉर्जिया के दौरे पर थे और जॉर्जिया के राष्ट्रपति के साथ जब वो जा रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया था। हालांकि वो ग्रेनेड फटा नहीं और उसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन बस वही एक घटना है जब अमेरिका के राष्ट्रपति पर जहाँ पर वो गए थे अपने मुल्क से बाहर, वहाँ पर हमला हुआ है। वरना जितने बार हमले हुए या जितने बार सक्सेसफुल हमले हुए वो सब अमेरिका के भीतर हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में टर्की वाला मामला थोड़ा आप कहें तो पच नहीं रहा है। वो लग रहा है कि उसके पीछे का खेल कुछ और है। खेल ये है कि आप न्यू नॉर्मल बना दीजिए। अमेरिका की लोगों को लगेगा, जनता को, अमेरिका की जनता को लगेगा कि चलो ट्रंप के का दुश्मन ईरान तो था ही, तो हो सकता है ईरान ने मारा हो, और फिर ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए टर्की गए थे और नाटो देशों का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और फिर सब देश मिलकर लड़ेंगे। इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है उसमें नाटो के बाकी देश शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर देश अमेरिका के खिलाफ है और उनका मानना है कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग नहीं लड़ना चाहिए। तो वैसी स्थिति में इससे बेहतर और क्या होता कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हो या वो मारे गए तो पूरे के पूरे दुनिया भर के नाटो देश मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़े। तो एक तो बात ये हो सकती है, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि आप एक नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ट्रंप की सुरक्षा में बार बार सेंध लग रहा है। ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और फिर उसके साथ टर्की वाला ये इंसिडेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ वो कहावत तो आपने सुनी ही है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और फिर एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप टारगेट पर हैं, लेकिन असली दुश्मन ईरान नहीं कोई और है। और अमेरिका का इतिहास जो बताता है कि दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर है, यानी वो लोग जो पहले माहौल बना रहे हैं, और माहौल बनाने में अमेरिकियों का कोई जवाब नहीं। मैंने आपको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से लेकर तमाम तरह की थ्योरी बताई। उसी तरह एक माहौल ये भी है कि ईरान परमाणु बम बनाने वाला है, परमाणु बम बनाने वाला है और उसके नाम पर जंग चल ही रही है। तो वैसी स्थिति में अगर माहौल बनाकर प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका के भीतर जानलेवा हमले के दरमियान मार दिया गया, तो उसके बाद से ईरान के साथ अमेरिका समेत सभी नाटो देशों के फुल फ्लेज वॉर को कोई नहीं रोक सकता। तो आप सोचिए कि इसके पीछे किसका मकसद हित होता है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचता है। और जिन लोगों को फायदा पहुंचता है दरअसल यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला हो। वैसे तो
कहा जाता है कि होइए वही जो राम रचि राखा। प्रेसिडेंट ट्रंप को जब तक बच के रहना है तब तक वो बच के रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर अपनी जान की सलामती चाहिए तो उन्हें आँख कान खुले रखने चाहिए और उनके आसपास के लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी मौत से बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा जो युद्ध को एक बिजनेस समझते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप उनके लिए शहीद होकर ज़्यादा मुनाफे का सौदा देंगे। हाँ, रही बात कि जो घटना घटी टर्की में, टर्की की उस घटना को बहुत फिल्मी अंदाज में पेश किया गया और फिर बहुत धीरे धीरे उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम लगातार आप तक ये बात पहुंचाते रहे कि टर्की में क्या हुआ, उसमें जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक किस तरीके से एयरफोर्स 1 से वो बाहर निकलकर ट्रक से फिर छोटे मिलिट्री प्लेन पर, फिर वहाँ से वो लंदन जाते हैं और फिर लंदन से कतर में का जो गिफ्ट है वो उस प्लेन पर चढ़कर वो वापस अमेरिका जाता है। तो इतनी सारी राम कहानी टर्की से वापस अमेरिका लौटने के लिए हुई है, और इसलिए क्योंकि ईरान का खतरा है, उस ईरान का जिसे पता है कि इस वक्त अमेरिका के बाहर ट्रंप को मारने का मतलब है कि इस वक्त ईरान को अमेरिका समेत नाटो के सभी देशों का दुश्मन बना लेना। तो यही आप के सामने मुझे रखना था। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।